हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे। जैसा कि जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि हमें संज्ञानात्मक विकास को पढ़ना है और संज्ञानात्मक विकास में हमको जीन पियाजे को पढ़ना है और उसके साथ साथ वाइगोस्की और जीरोम ब्रूनर को भी पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले जीन पियाजे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जीन पियाजे ने कुछ प्रमुख शब्द बताए हैं, तो सबसे पहले हम उनके शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो ये शब्द हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हमें इनका जो ये सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले वस्तु स्थायित्व को समझते हैं। वस्तु स्थायित्व से मतलब ये होता है कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। मतलब वो ये जानता है कि भले ही कोई चीज़ उसको सामने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका जो स्थायित्व है वो बना रहता है। मतलब कोई भी चीज़ भले ही नहीं दिख रही, जैसे उसकी मम्मा उसको दिखती नहीं है, मतलब चली जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो वह ये जानता है कि मम्मा भले भी हमें सामने नहीं दिख रही लेकिन मम्मा है, कहीं ना कहीं पर है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वस्तु आँखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका स्थायित्व है। तभी बच्चा फिर ज़ोर ज़ोर से रोता है, क्योंकि बच्चा इतना समझदार है कि मैं रोऊंगा तो मम्मा जहाँ कहीं भी होगी तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। या फिर जैसे वो खिलौना वगैरह लिए होता है, यदि उसका खिलौना गिर जाता है, मान लो वो लेटा है और चारपाई से नीचे खिलौना गिर गया, तो उसको पता है कि जो खिलौना है वो भले ही हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन खिलौना है। तो इस तरीके से बच्चों में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। संक्रिया, तो संक्रिया से मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़ करके पहले जैसा करने का प्रयास करते हैं। यानी कि बच्चों में संक्रियाएँ पाई जाती हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो जब वो खिलौनों को तोड़ता है, मान लो तोड़ता नहीं है, वो एक तरीके से उसको तोड़ करके फिर वैसे ही बनाने की कोशिश करता है, तो हम समझते हैं कि वो तोड़ रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं रहा है, बल्कि वो क्रियाएं करता है। मतलब उसके अंदर ये एक इच्छा होती है कि जो ये खिलौना है इसको बिगाड़ूं और फिर उसके जैसे बनाऊं। तो वो ये प्रयास करता है कि कोई भी जो आकृति होती है उसको बिगाड़ करके फिर से बनाने का प्रयास करना ही संक्रियाएं कहलाती हैं। और जीववाद से मतलब है कि क्योंकि बच्चा सोचता है कि जिस तरीके से मुझ में जान है उसी तरीके से आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं उनमें भी जान है। मतलब जो भी उसके खिलौने हैं या आसपास जो कुछ भी उसे दिखाई देता है उसको ये लगता है कि सभी जीवित हैं, सभी में मेरी तरीके ही जान है, वो ऐसा समझता है। उसके अलावा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से मतलब ये होता है कि जो व्यवहार जन्मजात होते हैं, जैसे कि रोना हो गया, हंसना हो गया, हाथ पर पटकना, तो कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। और परावर्ती क्रिया, तो परावर्ती क्रिया से मतलब ये होता है कि छोटे बच्चे जिस भी काम को सीख लेते हैं उसी को वे बार बार करते हैं। मतलब उन्होंने जो कुछ भी सीखा, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो जो कुछ भी सीख जाते हैं उसी को वो बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे जो छोटा जो बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले दूध पीना ही जानता है, तो क्योंकि वो एक ही क्रिया सीखता है तभी वह अपने अंगूठे को भी बार बार मुंह में डाल करके चूसता रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको अंगूठा चूसने में मज़ा आ रही है या अंगूठे से क्योंकि दूध तो निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वह एक ही क्रिया, मतलब वह उसी काम को कर लेता है। तो जिस काम को बच्चा करने लगता है उसी को बार बार दोहराता है। तो ये होता है परावर्ती क्रिया, यानी कि किसी भी काम को सीखने के बाद बार बार उसी को दोहराना परावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और अविलोमिता से मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अविलोमिता का गुण पाया जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी भी शुरुआती बिंदु से यदि आगे निकल जाता है तो फिर उसी बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। मतलब उसके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता कि वह वापस से फिर से उसी बिंदु पर आ जाए। जैसे उसको कोई कुछ सिखाया जाता है, जैसे मान लो कोई अक्षर सिखाया गया, जैसे का कबूतर सिखाया गया, तो पहले वाह बनाई गई, उसके बाद अगर ऐसे करके का बना दिया गया और अब उससे पूछा जाए कि वाह कहाँ गई, तो वह फिर से उसी बिंदु पर वापस नहीं जा पाता। मतलब वह समझ नहीं पाता कि जो वाह थी वो कहाँ चली गई। तो उसके अंदर अविलोमता का भी गुण पाया जाता है। और संरक्षण का अभाव, तो संरक्षण का अभाव भी यही है कि जो मूल आकृति होती है उसमें भी यदि हम थोड़ा सा भी फेरबदल कर देते हैं
तो बच्चा जो मूल आकृति है उसको वह भूल जाता है, मतलब अभी वह चीज़ों को संरक्षित नहीं कर पाता अपने अंदर। और केंद्रीकरण से मतलब है कि बच्चे से जब कोई भी चीज़ कही जाती है तो जो कुछ उससे कहा गया है वह सिर्फ उसी पे केंद्रित होता है, उसके बाकी जो कुछ पक्ष हैं उनको समझने में वह अभी असमर्थ रहता है। मतलब जो केंद्रीकरण से मतलब है कि एक ही पक्ष को देख पाना। जैसे बच्चे को एक पेन दिखाया, मान लो कि बेटा ये एक पेन है, तो वो पेन जानता है, वो बोलेगा हाँ हाँ पेन है, तो उसने सिर्फ पेन को ही देखा। और उसका बाद में उससे पेन को हटा लो, फिर उससे पूछो कि कलर कैसा था, तो क्योंकि उसने कलर पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये केंद्रीकरण होता है। तो यानी कि केंद्रीकरण से मतलब ये है कि किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक संकुचित तरीके से ही देखना या समझ पाना, मतलब उसके सभी पक्षों को समझने में अभी असमर्थ होना केंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्कीमा, या फिर इसी को प्रारूप कहते हैं। तो स्कीमा से मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे भी अपने अंदर सूचनाओं को भंडारित करते हैं, मतलब एकत्रित करके रखते हैं। तो कुछ भी उन्होंने जो सीखा है उसका एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, तो इसको हम कहते हैं स्कीमा। और उसके बाद अनुकूलन, तो अनुकूलन से मतलब होता है जानकारी के अनुसार बदल लेना, मतलब बदलना। तो जैसे कि आप पहले से कुछ जानते थे, फिर आपको कुछ और जानकारी मिली, तो उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करना। तो अनुकूलन के अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो समावेशन और एक समायोजन। समावेशन को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन और समायोजन को कहते हैं एकोमोडेशन। तो यहाँ पर इनकी जो इंग्लिश है वो भी याद रखनी है, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। समावेशन की यदि हम बात करें तो समावेशन हम उसे कहेंगे जब पुरानी सूचना में नई सूचना को जगह दे देना, मतलब जो कुछ आप पहले से जानते थे और आपने कुछ नया सीखा तो उसको भी आपने मस्तिष्क में अपने धारण कर लिया, यानी कि पुराने के बीच और नए के बीच कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं समावेशन। सीधे सीधे समावेशन का यही मतलब है कि आपको जो कुछ पहले से पता था और अभी आपने कुछ नया सीखा तो उसको भी आपने धारण कर लिया, मीन दोनों चीज़ों में आप अंतर कर ले गए। और समायोजन से मतलब होता है कि नई जानकारी के कारण जो कुछ पुरानी जानकारी थी वो यदि गलत हो जाए तो उसे फिर व्यवस्थित आप करेंगे, तो उसको कहते हैं समायोजन। यानी कि पहले से आप कुछ जानते थे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके आसपास जैसे वह मान लो बकरी को जानता है, फिर उसने कुत्ते को देखा तो कुत्ते को भी उसने बकरी समझ लिया, तो जबकि मतलब वह इन दोनों में अंतर नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं कि अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपको बताया जाएगा कि नहीं वो बकरी नहीं कुत्ता है, तो आप उस चीज़ को फिर से समायोजित करेंगे, तो उसे हम कहते हैं समायोजन। यानी कि जो कुछ आप पहले से पता था तो उस जानकारी के हिसाब से आप जो अभी तक मान रहे थे कि 4 पैर जिसके होंगे तो वो बकरी होगी, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि 4 पैर हैं तो बस उसे हम बकरी ही मान लेंगे। तो इस तरीके से पुरानी जानकारी के कारण यदि नई जानकारी में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है तो उसे हम फिर उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसे कहते हैं समायोजन। इसको आप लोग याद रखेंगे और इसकी इन दोनों की इंग्लिश भी याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में इनके अलग अलग कई नाम हो सकते हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिमिलेशन और इसको कहते हैं एकोमोडेशन। उसके बाद अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे का सबसे पहले सामान्य परिचय समझ लेते हैं। तो ये एक तो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और साथ ही ये एक पेशे से जंतु विज्ञानी थे। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि एक नन्हा यहाँ पर होगा बच्चा, मतलब बच्चे के बारे में इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। मतलब इन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में माना है और बताया है कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद ही करता है। और इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसे भी देख लेते हैं। तो पियाजे के इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक रचनात्मक या निर्मितवाद भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो संज्ञानात्मक रचनात्मक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने संज्ञान का, यहाँ पर संज्ञान से मतलब है जो भी उसका ज्ञान है उसकी वह रचना खुद ही करता है या उसका वह खुद ही निर्माण करता है। इसके अलावा पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्षों तक गहन अध्ययन किया था और उसके बाद ही उन्होंने ये अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था।
इसी कारण से इन्हीं का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है और क्वेश्चन भी पियाजे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं पियाजे को। अब इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो इसको संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी कहलाता है। और पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, यानी कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मतलब उन्हीं का अनुकूलन कर करके सीखते हैं, देख देख करके। पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण हैं जिन्हें गुणात्मक चरणों में बढ़ाया गया है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 चरण बताए हैं। उन 4 चरणों को हम देख लेते हैं। इनका पहला चरण है संवेदी गामक, जिसे हम संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, जो कि चलती है 0 से 2 वर्ष तक। तो संवेदी गामक या इंद्रिय जनित से मतलब होता है कि इस उम्र में जो बच्चा है वो अपने अधिकतर कार्य इंद्रियों के माध्यम से करता है। तो अभी इस अवस्था में उसमें बच्चे में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। तो हमने वस्तु स्थायित्व आपको अच्छे से समझा दिया है कि वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं। मतलब बच्चा इतना समझदार होता है, भले ही वह छोटा है लेकिन वह इतना समझदार है कि भले ही उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। तो इसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे में पाया जाता है। और इस टाइम बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, साथ ही परावर्ती क्रियाएं। तो ये सब वही वर्ड हैं जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाए थे। तो वह परावर्ती क्रिया करता है। और परावर्ती क्रिया से मतलब क्या होता है कि बच्चा जो कुछ भी सीख जाता है उसी को दोहराता रहता है। अनुकरण, और इस उम्र में बच्चे मान लो क्योंकि पहले से तो वो कुछ नहीं जानते हैं तो वो देख देख करके मतलब अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा वस्तु आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण। तो वस्तु आधारित अधिगम से मतलब है कि जैसे बच्चा मान लो यहाँ पर क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक की बात की जा रही है, तो जब जैसे बच्चा 1.5-2 वर्ष का जब हो जाएगा तो बच्चे में वस्तु आधारित अधिगम पाया जाता है। तो वस्तु आधारित से मतलब ये है कि क्योंकि बच्चा तो कोई चीज़ नहीं जानता है, तो उसे जब तक आप किसी भी चीज़ को दिखा करके नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। मान लो आपको बच्चे के सामने आप गिलास बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा थोड़ी ना जानता है कि गिलास क्या है। तो आप उसे गिलास को दिखा करके बताइए कि इसको गिलास कहते हैं, ये गिलास है। तो जब बच्चा देखेगा तब वह समझेगा, और जब फिर वह जानने लगता है तो उसके बाद फिर वह उसको अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है। उसके बाद जब वह सीख गया है उसके बाद ना भी दिखाया जाए तो उसे पता रहता है। तो इस उम्र में वस्तु आधारित अधिगम ही होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है तो उसे जो कुछ भी बताना है तो उसे दिखा करके बताया जाता है। इसके अलावा प्रत्यक्षीकरण का अभाव पाया जाता है इस टाइम, और लक्ष्य आधारित क्रियाएं, साथ ही वियोग दुश्चिंता भी रहती है इस उम्र में। मतलब जैसे बच्चा है छोटा सा, उसको अगर उसकी मम्मा से लेकर दूर जाओ तो वह रोने लगता है। तो वियोग दुश्चिंता का भी इस उम्र में मतलब वियोग दुश्चिंता भी पाई जाती है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्रयाग संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो जो कि चलती है 2 से 7 वर्ष तक। तो इसको भी समझते हैं। इसमें पाया जाता है बच्चे में अविलोमिता का गुण। तो अविलोमिता को भी हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यानी कि बच्चा किसी भी शुरुआती बिंदु से जब आगे निकल जाता है तो उसे दोबारा उसी बिंदु पर लौटने में मुश्किल होती है, मतलब कठिनाई महसूस करता है वो। साथ ही संरक्षण का भी अभाव पाया जाता है और केंद्रीकरण पाया जाता है, यानी कि वह किसी भी चीज़ या कोई भी वस्तु है, कोई घटना है, तो उसके वह एक ही पक्ष को समझने में सक्षम होता है। जो भी आप उसको बता रहे हैं सभी पक्षों को समझने में अभी वह समर्थ नहीं होता, यानी कि उसमें केंद्रीकरण पाया जाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और 2 से 7 वर्ष यानी कि जैसे जब बच्चा 2, 3, 4 साल का होता है तो उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी कि वह अपने आसपास की सभी चीज़ों को जीवित समझता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर उम्र है 2 से 7 वर्ष, तो बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर मतलब वह गिनती सीखने लगता है, और विक्रम नहीं होगा, यहाँ पर क्रम होगा, यानी कि क्रम आदि सभी चीज़ों की शुरुआत होने लगती है उसके अंदर। और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाने में अभी वह असफल रहता है। साथ ही उसमें अहम केंद्रितता पाई जाती है। अहम केंद्रितता से मतलब है कि वह बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उससे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो उसके अंदर अभी अहम केंद्रितता पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो कार्य और कारण को समझने लगता है बच्चा,
कि कोई भी कार्य हो रहा है तो किस मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो कार्य कारण को समझने लगता है। साथ ही इस उम्र में बच्चे में सामाजिक भाषा भी है, मतलब सामाजिक भाषा पाई जाती है, सामाजिक भाषा उसके अंदर विकसित होने लगती है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर आपस में बातचीत करता है, और बातचीत जब दूसरों से करेगा तो सामाजिक भाषा का विकास होगा। खोजी अवस्था, तो खोजी अवस्था इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बच्चा के लिए तो पूरी दुनिया ही नई है और सभी चीज़ें उसको नई नई लगती हैं, तो वो बस हर एक चीज़ में खोजबीन कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये खोजी अवस्था बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो भी चीज़ उसे दिखती है तो उसके बारे में वह बहुत ज़्यादा पूछताछ करता है, पापा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, तो इस तरीके से खोजी अवस्था कहा जाता है। उसके अलावा अतार्किक चिंतन, तो अतार्किक चिंतन यानी कि किसी भी बात में कोई तर्क नहीं रहता, अतार्किक चिंतन होता है इस टाइम। और भाषा का विकास इसी टाइम शुरू होता है, 2 से 7 वर्ष में, मतलब भाषा का विकास विकसित होने लगता है, विकसित हो जाता है बल्कि। उसके बाद मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था को देख लेते हैं, तीसरी अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष है। तो इस उम्र में बच्चे में विलोमिता का गुण पाया जाता है, यानी कि पिछले चरण में जब हमने बोला था तो उसमें क्या है, उसमें अविलोमिता पाई जाती थी बच्चे में, लेकिन 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चे में विलोमिता का गुण आ जाता है, यानी कि अब वह चीज़ों को संरक्षित करने में सक्षम होता है, तो उसमें संरक्षण पाया जाता है। और विकेंद्रीकरण, यानी कि अब वह किसी भी वस्तु या किसी घटना के एक से अधिक पक्षों के बारे में समझने में सफल होता है, समर्थ होता है। और श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है। और गणती संक्रियाएँ, तो गणती संक्रियाओं से मतलब है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें 7 से 11 वर्ष तक बच्चा आराम से आसानी से करना सीख जाता है। इसके अलावा वह वर्गीकरण कर सकता है। इसके अलावा इस उम्र में बच्चे में क्रम परिपक्व हो जाता है, यानी कि वह चीज़ों को क्रम से लगा सकता है, जबकि इसकी जो पिछली अवस्था थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे में क्रम अपरिपक्व होता है, मतलब वह चीज़ों को आसानी से क्रम में नहीं लगा सकता। जबकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चे में क्रम परिपक्व हो जाता है और तार्किकता की शुरुआत हो जाती है, मतलब तार्किकता पूरी तरीके से होती नहीं, बट क्योंकि अब 11 वर्ष फिर 12 वर्ष यानी कि अगली अवस्था शुरू हो जाएगी, तो इस टाइम उसके अंदर तार्किकता की शुरुआत हो जाती है। और समानता एवं अंतर, यानी कि वह चीज़ों में अंतर कर लेता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं में क्या समानता है और क्या अंतर है, तो समानता और अंतर इन सभी चीज़ों को वह समझने लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली अवस्था, जो कि इनकी चौथी अवस्था है, औपचारिक, जिसे हम कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चलती है 11 से 15 वर्ष तक। तो इस टाइम बच्चे में अमूर्त चिंतन पाया जाता है, जबकि अभी जो हम बात कर रहे थे मूर्त संक्रियात्मक चरण की, तो उसमें बच्चे में मूर्त चिंतन पाया जाता है, यानी कि जब वह चीज़ों को देखेगा उसके बाद ही वह उसके बारे में चिंतन कर पाएगा, उसके बारे में बता पाएगा, समझ पाएगा। जबकि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो इस टाइम बच्चे में अमूर्त चिंतन पाया जाता है, यानी कि उसे आप सिर्फ किसी भी बात के मतलब किसी भी घटना के बारे में बता देते हैं, मतलब दिखाएं ना, ज़रूरी नहीं कि उसको दिखाएं, तभी वह उसकी इमेज अपने माइंड में बना करके और उस पर चिंतन कर सकता है। अब सारी चिंतन पाया जाता है। अब सारी चिंतन से मतलब है कि वह एक ही चीज़ के बारे में कई तरीके से सोच सकता है। और परिकल्पनात्मक से भी मतलब वही है कि बच्चे के अंदर अब अमूर्त चिंतन पाया जाता है, यानी कि वह कल्पना कर सकता है। और तार्किक चिंतन, यानी कि तर्क उसका परिपक्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस उम्र में बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। साथ ही आदर्शों का विकास होता है और नैतिकता का भी विकास होता है इसी उम्र में। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लेव वाइकोस्की को डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।